आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया में आए। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस दौरे के सिग्निफिकेंस यानी अहमियत की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में फ्रांस का दौरा किया है, जहां उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट के इनविटेशन पर गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बास्टिल डे परेड में हिस्सा लिया है और इस दौरान दोनों मुल्कों में डिफेंस सेक्टर में मजीद कोऑपरेशन पर इत्तेफाक किया गया और भारत और फ्रांस रिलेशन के अगले 25 वर्षों के लिए एक रोड मैप का आउटलाइन पेश किया गया है। आज हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट की आज के दौर में कितनी अहमियत है और इसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फॉर्मर सेक्रेटरी एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज से डॉक्टर शीतल शर्मा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स में HOD प्रोफेसर राम सिंह। वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एम्बेसडर गुप्ता की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी फ्रांस में एक गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह अटेंड किया अभी बास्टिल डे परेड को, इसकी अहमियत क्या है? वेल, विजिट एक तरीके से देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक्स और सिंबॉलिज्म जी, एक तो ये पहलू और दूसरा सब्सटेंस, दोनों ही हिसाब से विजिट बहुत सक्सेसफुल रही और ये बात साफ जाहिर है कि फ्रांस की तरफ से बहुत बड़ी कोशिश है कि रिलेशनशिप को और बेहतर किया जाए। जी, ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक कनेक्ट है पिछले 25 सालों से। मैं समझता हूँ कि अगर देशों को नापा जाए कि क्या हमारा स्ट्रैटेजिक कनेक्ट है जी, तो फ्रांस का, इंडिया के लिए फ्रांस इज अमंग्स दी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज और ये बढ़ता जा रहा है जी, काफ़ी हम लोग कन्वर्जेंस है बहुत सारे इश्यूज में, दोनों तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं है जी, हमको फ्रांस को एक्नॉलेज करने के लिए और फ्रांस को इंडिया को एक्नॉलेज करने के लिए। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बैगेज नहीं हमारे रिलेशनशिप में। दोनों ने ये समझा है कि ये रिलेशनशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल है। जी, फ्रांस बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है और हमारे फ्रांस से कोई पहले नेचुरल रिलेशनशिप नहीं थे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, लेकिन 25 साल पहले, और ये मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की दूरदर्शिता ही कही जाएगी, उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त जसवंत सिंह, उनका भी बहुत खासा योगदान रहा ये इंडिया फ्रांस की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस वक्त एक नया आयाम शुरू हुआ हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्स्ट्रक्ट था उससे निकलकर नई हमने इक्वेशंस को डेवलप करना शुरू किया और अब 25 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुत अहम स्टेप लिया गया उस वक्त में। तो एक उसका हम कल्मिनेशन देख रहे हैं कि 25 साल हमारी रिलेशनशिप और बढ़िया रही, दोनों देशों में ये रिजॉल्व है कि इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम विजिट रही। प्राइम मिनिस्टर को एक उनके नेशनल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरीके से बुलाया गया। 25 साल पहले गौर करना है कि हमने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाया था हमारे रिपब्लिक डे परेड में। तो ये एक पूरा सर्कल हो गया और एटमॉस्फेरिक्स की जो मैं बात कह रहा था, जो कि रिलेशनशिप में एक बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि आम आवाम जो है, जनता क्या देखती है कि लूव्र में डिनर किया गया, जो कि कई दशकों पहले क्वीन एलिजाबेथ के लिए किया गया था, उसके बाद कोई और लीडर को ऐसा ऑनर नहीं दिया गया। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं कि फ्रांस इंडिया को एक स्पेशल दर्जे में रख रहा है। फ्रांस इंडिया की बढ़ती हुई स्ट्रैटेजी, जो उनकी पोजीशन है उसको उसका आकलन बढ़िया से कर रहा है और दोनों देश जो है इस रिलेशनशिप की
पोटेंशियलिटी को पूरी तरीके से समझते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, अपने आप में जो एक बहुत बड़ी बात है, दिखाता है कि फ्रांस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया। डॉक्टर शीतल, आपसे जानना चाहेंगे कि 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की है और आगे के 25 साल की रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इंडिया फ्रांस के रिलेशन को? अगर हम बात करें तो अब तक कैसा रहा है? नीता, जो ये ट्रिप है या जो विज़िट थी, स्टेट विज़िट, ये बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलती हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, ये समझने के लिए कि इस नेशनल डे की इम्पोर्टेंस ही क्यों है सबसे ज़्यादा। आप ये देखिए कि फ्रांस एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ के डेज़ हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से जो एक है जो उनका कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड है, वो है मॉडर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जिसको हम जमहूरियत भी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र, आप किसी भी नाम से बोलिए, बट जो डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड ओवर बहुत जगह एग्जिस्ट करती होंगी डिफरेंट फॉर्म्स में। बट जो मॉडर्निटी का हॉलमार्क है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाया, मोनार्कीज को ख़त्म किया, ये वो डे था जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाद में बहुत ज़्यादा पड़ा। तो सबसे पहले ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री को बुलाना, ये इसकी बहुत अहमियत है, ये बहुत खास है कि आप ऐसे मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना समझते हैं कि वो उस मौके के काबिल हैं। दूसरी बात कि फ्रांस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब फ्रांस को हम 3 मैप पे मैं प्लॉट करना चाहूँगी। पहले तो हमारा इंडिया फ्रांस का बायलैटरल रिलेशनशिप, दूसरा फ्रांस की अहमियत यूरोपियन यूनियन में, और तीसरा फ्रांस इन द ग्लोबल अफेयर्स। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रांस और इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप। एम्बेसडर साहब ने बताया कि कोई हेजिटेशन नहीं हम दोनों को एक्नॉलेज करने में, बट एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि फ्रांस हमारा चीज़ चौक से लेके स्पेस तक हर सेक्टर में पार्टनर है। आप नाम बताइए और उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंडो फ्रांस की जो है रिलेशनशिप है। और इस पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये इतनी स्मूथ चलती रही है, इतने अच्छे से चलती रही है, कहीं पे भी कोई भी इरिटेंट नहीं है, जिसको कहते हैं कि कोई खलिश हो या कोई हमारा कंट्रोवर्सी हो, कोई समझौते में करार में कोई वो एक दिक्कत आई हो, कभी नहीं। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसके चारों तरफ कभी हाइप नहीं बना। जैसे हमारा इंडिया यूएस के साथ कुछ होता है तो बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन होता है, फ्रांस के साथ हमारा चुपचाप निरंतर चलता जा रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड्स है। तीसरा ये है कि हमारा कन्वर्जेंस किस बात पे है। कन्वर्जेंस जो है वो हमारा वैल्यूज पे है, जैसे डेमोक्रेसी की हुई, रूल ऑफ लॉ है, रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज़ है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, वी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज़ है। हालांकि लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, हम हमेशा यूके को इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री मानकर ये समझते रहे कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज यूके से हैं, बट फ्रांस के साथ जो हमारा कन्वर्जेंस है वैल्यूज़ पे बहुत अच्छा है। और अब तक जो हमारा ग्राफ है फ्रांस इंडिया रिलेशन का, वो निरंतर मैं कहूँगी ऊपर ही चलता जा रहा है, ऊपर ही बढ़ता जा रहा है और एनहांस होगा और पार्टनरशिप स्टेप अप होगी, वाइडन होगी, डीपन होगी। अब दूसरा प्लॉट हमारा है कि हम इंडिया और फ्रांस को ईयू में कैसे देखते हैं। यूरोपियन यूनियन के ब्रेग्जिट इशू के बाद जब यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है, उसके बाद फ्रांस जो एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है। हालांकि हमारा ट्रेड फ्रांस से इतना ज़्यादा नहीं है, 14-15 बिलियन यूएसडी के करीब है, बट उसके अलावा भी जो है फ्रांस एक बहुत ही मुख्य पार्टनर या अहम पार्टनर इसलिए रहता है कि फ्रांस ने आपको सारे ऐसे मौक़ों पे जहां आप एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक पार्टनर को देखते हैं तो आपके पार्टनर की हैसियत से वो खड़ा रहता है। जैसे आप जब हमने पोखरन का टेस्ट किया या यूएनएससी की सीट के लिए, फ्रांस हैज ऑलवेज बीन अ सपोर्टर, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग पार्टनर। और तीसरा अगर हम देखें जो ग्लोबल लेवल पे मैं बात करूंगी कि हाउ डू वी लुक एट फ्रांस जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो फ्रांस की अपने एक बहुत अहम भूमिका है क्योंकि यूएनएससी का मेंबर है, परमानेंट है। दूसरा यूरोप में बहुत बड़ी पावर है, पोस्ट ब्रेग्जिट फ्रांस जो है जर्मनी के बराबर है, कई मायनों में ऊपर भी है। तो फ्रांस एक बहुत प्लेयर है जो यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी वर्चस्व रखता है, जिसको आप हेजेमनी कह सकते हैं या अपना इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। और बाकी क्वाड में देखिए या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, G20, जहाँ पे भी देखिए फ्रांस एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, इकोनॉमी है, और इंडिया के साथ इसके रिलेशन अच्छे हैं, जो कि इंडिया को नेक्स्ट 25 ईयर्स में, जैसे आप पूछ रहे हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और पार्टनर के रूप में मिलने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर शीतल, आपने बताया कि किस तरह से
फ्रांस बेनिफिट कर सकता है या इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है? फ्रांस का रिलेशनशिप किस तरह से एडवांटेज मिला है इंडिया को पास्ट में फ्रांस से? आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर राम कि अगर हम फ्रांस के लिए देखें तो किस तरह से एडवांटेज हो सकता है अगर हम इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की बात करें तो? देखिए, भारत और फ्रांस की, जैसा हमारे दोनों स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि इस संबंधों की गहराई क्या है और क्या ऊंचाइयां हैं और इसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है। अगर हम इस रिलेशनशिप को भविष्य के रूप में देखें तो फ्रांस भारत की तरफ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहा है। दुनिया की इस समय जो लीडिंग इकोनॉमी है और ग्रोथ रेट में भी देखा जाए, और अगर देखा जाए भारत तीसरी लगभग अर्थव्यवस्था बनने वाला है, अभी 5वीं बन चुका है। अगले एक डिकेड के अंदर हम जर्मनी को 2028 तक और उसके बाद 2032-2033 तक हम जापान को भी कवर कर लेंगे। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सबसे बड़ा किसी भी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उसके कई एंगल हो सकते हैं, और सबसे बड़ा एंगल जो आज के युग में है वो है इकोनॉमिक एंगल। फ्रांस भारत को एक मार्केट के रूप के साथ साथ एक जॉइंट को डेवलपर या को मैन्युफैक्चरर के रूप में भी देख रहा है, और उन्होंने बहुत जो कहते हैं ना वृहद सेक्टर जो आइडेंटिफाई किए हैं। हालांकि हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप है कोई बहुत बड़ी नहीं है, $12 बिलियन का दोनों का बायलैटरल ट्रेड है। भारत नेट एक्सपोर्टर है, लगभग हम 8 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और ये हमारा 20वां सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन है हमारी गुड्स का, और इंपोर्ट के रूप में देखा जाए तो हमारा 31वां सबसे बड़ा साझेदार है फ्रांस। लेकिन अगर मैंने फिर कहा, जैसे हमारे को स्पीकर्स ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि इस रिलेशनशिप की जो गहराइयाँ हैं, इसमें गहराइयाँ देखिए, हम कौन से क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। डिफेंस तो हमारा जो 1950 से आज तक देखा जाए, चाहे वो हमने शुरुआत में जो एरोप्लेन खरीदे थे तूफानी, फिर 1965 की वॉर में जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी मिस्टियर, फिर मिराज, उसके बाद अभी राफाल। इसी प्रकार से सबमरीन भारत की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 6 हम खरीद चुके हैं, 3 की हमने इस बार डील साइन की है जो डीजल प्रोपेल्ड सबमरीन होंगी। इसके साथ साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जैतापुर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी का पावर स्टेशन, जो कि क्लासिकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। हमें नहीं भूलना चाहिए, इससे पहले हाइड्रो पावर को भारत में टैप करने में फ्रांस ने, चाहे वो टेरी डैम हो या और डैम हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा भारत का सहयोग किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जब कोई देश अपने संबंधों की कोई अगर उसकी धुरी बनाना चाहता है तो क्लासिकल इंडस्ट्रीज को अगर सामने रख के बनाई जाए तो इसका दोनों कंट्रीज को परस्पर रूप में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ 11वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर भारत में, लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, और बड़े क्रिटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। आप सेक्टर ऑफ कोऑपरेशन देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि इसका मैक्रो इंपैक्ट भी है और माइक्रो लेवल पे बड़ा इंपैक्ट है। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताना चाहूँ। भारत और फ्रांस दोनों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। क्लाइमेट चेंज और कार्बन न्यूट्रलिटी को लेने के लिए सोलर एनर्जी को किस प्रकार से टैप किया जाए, और लगभग उसके 114 देशों उसके मेंबर हैं। और भारत का और फ्रांस का सहयोग केवल द्विपक्षीय सहयोग नहीं है, इसके बहुपक्ष हैं। जैसे जो फ्रैंकोफोन कंट्री अफ्रीका में है, वहाँ पर भारत और फ्रांस मिलकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में और वहाँ के लोगों के जीवन यापन में मूलभूत सुधार और वहाँ के मूलभूत ढांचा को बनाने में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, भारत ने जो पहली अपनी एक्सरसाइज की है जो किसी भी कंट्री के साथ इंडो पैसिफिक में, वरुणा, वो इन्हीं फ्रांस के साथ ही हम लोगों ने की है, और जो इंडिकेट करता है। और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जिसमें हमें 2 उनके महत्वपूर्ण जो नेवल बेसिस हैं, एक तो जिबूती में और दूसरा रीयूनियन आइलैंड जो कि मॉरिशस के थोड़ा सा नीचे अगर देखा जाए मैप में, रीयूनियन आइलैंड जो उनका एक द्वीप है, वहाँ पर आइलैंड है अफ्रीका में, वहाँ पर भी हमको एक्सेस प्राप्त हुई है। तो ये सारे जो पक्ष हैं देखा जाए इस रिलेशनशिप के, इसमें इकोनॉमी भी है, इसमें जियो स्ट्रेटजी भी है, और इसमें साथ साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की भी पार्टनरशिप है। इसके साथ साथ जैसा मैडम ने कहा कि फ्रांस भारत के लिए एक पार्टनर है। अभी जल्दी में यूपीआई की एंट्री पूरे यूरोपियन मार्केट में फ्रांस के द्वारा हुई है। इसके पहले हमने एग्रीमेंट साइन किए सिंगापुर के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, लेकिन यूरोप में किसी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को स्थापित करने में अगर किसी ने अग्रणी भूमिका निभाई है या हमें गेटवे दिया है तो वो फ्रांस है। इसके साथ साथ आजकल सेवा क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और स्पेस टेक्नोलॉजीज में, इसके साथ साथ जो हमारा जो मैरीटाइम जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उसमें शिप बिल्डिंग, भारत और फ्रांस ने मिलकर जो सरफेस सबमरीन के साथ साथ जो सरफेस वेसल्स होते हैं
उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी और भारत का जो गार्डन रीच शिप यार्ड है कोलकाता का, दोनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसमें कि जो शिप के पार्ट्स हैं उसको किस प्रकार से उसके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को फॉस्टर किया जाए, नर्चर किया जाए, दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो हमारा रिश्ता है फ्रांस के साथ, वो भले ही दिखने में इतना रहत ना हो, जैसा मैडम ने बताया, वो दिखने में इतनी उस पर हाइप नहीं है, लेकिन उसकी अगर गहराई देखी जाए न्यूक्लियर कोऑपरेशन में, स्पेस कोऑपरेशन में, डिफेंस कोऑपरेशन में, एरोस्पेस में, फार्मास्यूटिकल में, इसके साथ साथ यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में भी हमारा ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे पास स्काई द लिमिट, दोनों राष्ट्रों के पास बहुत ही स्वर्णिम भूमिका जो एक तैयार हुई है पिछले 25 सालों में। अगले 25 सालों में हम हमने जो बैकग्राउंड तैयार करी है, इसको करके हम दो जो सिविलाइजेशनल जो कल्चर्स हैं उसको और आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रोफेसर राम कह रहे हैं कि 25 सालों में जो बैकग्राउंड तैयार हुआ है, आगे आने वाले 25 सालों में उसे हम और आगे ले जा सकते हैं। अम्बेसडर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर कोऑपरेशन हुआ है, टाइज हो रहे हैं, आगे बढ़ने की बात हो रही है, 25 साल का रोड मैप तैयार किया गया। अगर हम डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक सिनेरियो में बात करें, जो विजिट अभी PM की रही और जिस तरह का उन्हें ऑनर दिया गया, क्या इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता है या क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है आज की तारीख में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और पुराने ज़माने का कॉन्स्ट्रक्ट कि आप एक के साथ हैं दूसरे के साथ नहीं हैं, ऑल और नथिंग अप्रोच हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। और आज की तारीख में हर कंट्री ये कोशिश करता है कि किस तरह से हम भिन्न भिन्न देशों से अपने रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइज़ करें। तो उसमें आपकी जो डाइवर्सिटी की वजह से आपकी स्टैंडिंग बढ़ती है। पहले एम्बिवेलेंट पोजीशन की को वीकनेस की तरह से समझा जाता था, आज ये वो स्ट्रेंथ है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के वक्त में इंडिया ने बहुत टेंजिबल कोशिश करके दुनिया के डिफरेंट देशों से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि एक फ्रांस से अच्छे रिलेशंस हैं, बाकी ब्रिटेन से हैं, बाकी अमेरिका से हैं, जापान से, सो सारे देशों से अच्छे रिलेशनशिप बना के। दूसरा, जैसा शीतल ने बताया कि एक बायलैटरल लेवल पे इंडिया फ्रांस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अनटैप्ड है, सिंबॉलिज्म है, काफ़ी क्रिटिकल एरियाज़ में कोऑपरेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी में, साइंटिफिक एरियाज़ में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, न्यूक्लियर एनर्जी में, जहाँ पे बहुत आसानी से कोऑपरेशन नहीं मिलता है। डिफेंस कोऑपरेशन में फ्रांस अब आजकल की तारीख में सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन गया है। तो इन क्रिटिकल एरियाज़ के बावजूद भी हमारा ट्रेड अगर आप दूसरे देशों के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। एक और चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल इंटेंजिबल नहीं है, उसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है जी। कि फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ खासकर अफ्रीका में उनके फ्रांस के साथ ट्रेडिशनली बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं जी। और जैसे जैसे हमारे पिछले 25 सालों में इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप बेहतरी हुए हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा उन फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है जी। पहले 25 साल से पहले देखें तो एक तरीके से हमने जो है वो अपने होराइजन में फ्रैंकोफोन कंट्रीज को अलग करके रखा होता कि भाई इनसे तो हमारी रिलेशनशिप कोई है ही नहीं, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थोड़ी बहुत है। लेकिन अभी जो है वो हमारा बड़ा टेंजिबल रिलेशनशिप है। दे ऑल्सो लुक एट फ्रांस कि फ्रांस के साथ उस देश की क्या रिलेशनशिप है जी। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। रेयूनियन आइलैंड है, नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक फ्रेंच टेरिटरी है जी। बट इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे डायस्पोरा की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और पहले 15-20 सालों 25 साल पहले फ्रांस
किसी भी अपने टेरिटरीज को इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाने देना चाहता था। और ये इसमें बदलाव आया जी। कि अब हमारे इंडिया रेयूनियन आइलैंड के साथ अच्छी रिलेशनशिप करना चाहता है। हम लोग जब मॉरिशस गए और वहां से एक हम डेलीगेशन ले जाना चाहते थे रेयूनियन में, तो मैं खुद चकित था कि रेयूनियन में सिर्फ इंडियन कम्युनिटी हमको होस्ट नहीं कर रही थी, रेयूनियन गवर्नमेंट भी हमको होस्ट कर रही थी। उन्होंने हमको एक इस तरह का एक प्रोजेक्शन किया कि हम लोग तो गवर्नमेंट नहीं थे, हम तो एनजीओ का लेके गए थे, तो कि एक इंडिया से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आया है एंड सारे सरकारी तरफ से उनको, तो ये जो है इस वजह से होता है क्योंकि इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। तो इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप अच्छे होने से इंडिया के वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रैंकोफोन कंट्रीज एंड टेरिटरीज पे हमारा बहुत पॉजिटिव असर होता है, उसमें हमको बहुत फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर शीतल कि अभी फ़िलहाल में देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने यूएस विज़िट किया, वहाँ पर जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, उसके बाद जिस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए आप बायलैटरल टाइज़ की बात कर रहे हैं यूरोप के साथ, तो आप कैसे इस सबको आप देखती हैं, ये आपसे जानना चाहिए। नीता देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट होता है कि परसेप्शंस जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि आप किसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। अब इसको फिर से थोड़ा सा इतिहास से समझें, क्योंकि परसेप्शंस एक दिन में ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं, बिगड़ जरूर जाएं पर बनते बहुत लंबे समय से हैं। अब परसेप्शंस की बनाने की बात करें, पर्टिकुलरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें तो बाइपोलैरिटी थी। आप प्राइमरीली एक ब्लॉक को वो करते थे, या तो आप ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं, या रशिया के यूएसएसआर के साथ हैं या आप वेस्ट के साथ हैं। बट ऐसे सिचुएशन में भी इंडिया ने बड़ा अपने को नैम रखा, या नैम का फाउंडर मेंबर है इंडिया, अपना नॉन अलाइंड रहा, बहुत बहुत बढ़िया। कोल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ विद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो कंट्रीज़ का ट्रांजिशन था वो कई कंट्रीज़ लड़खड़ाई। जैसे आप देखिए कि रशिया के भी यूएसएसआर के विघटन के बाद जो सेंट्रल एशिया की कंट्री थी वो काफ़ी उनको शॉक थेरेपी की तरफ से गुजरना पड़ा, इकोनॉमी ये हुआ वो हुआ, बहुत बहुत हर्डल्स आए, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आए सारी कंट्रीज़ में। फ्रांस और इंडिया को देखा जाए तो इंडिया भले ही इंडिया ने एलपीजी, जो हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फॉर्मूला कहते हैं, उसको एम्ब्रेस किया। इंडिया बहुत जल्दी वेस्टर्न फ्रेमवर्क में या मार्केट इकोनॉमी में बहुत जल्दी रूल्स ऑफ द गेम समझ के एक तरीके से कैचअप कर गया, जो प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी। और आप देखिए 90 के दशक के बाद हमारे यहाँ मैसिव चेंज हुआ इकोनॉमी में। इसी तरह अगर यूरोपियन यूनियन को देखा जाए, उस समय यूरोपियन यूनियन भी बहुत ज़्यादा संगठित हुआ, क्योंकि जो कंट्रीज़ रशिया के इन्फ्लुएंस में से निकली वो नेचुरली जाके यूरोपियन यूनियन के फोल्ड में गई। अब वहाँ पे फ्रांस की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, क्योंकि फ्रांस जो था एक तरीके से, आप यूरोप को अगर नॉर्म सेटर देखते हैं वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे कुछ एरियाज़ में, तो फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूरोपियन यूनियन में भी। वहाँ पे फ्रांस का हमारे तरफ नज़रिया, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे कि एकदम से चेंज हुआ और क्विकली हुआ। उनने ये नहीं कि बैठ के सोचते हैं 5-7 साल लगाते हैं उसके बाद जाके हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का, नहीं, तुरंत 98 में हमारे साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई, वो भी एक दिन में नहीं हुई, उसके भी ग्राउंड वर्क 2-3 साल पहले, 5-7 साल पहले शुरू हुआ। तो उन्होंने एक पोटेंशियल पार्टनर देखा, पोटेंशियल मार्केट देखी और समझौते करार किए कि भाई सारे देशों में लाइक माइंडेड जो है अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इंडिया है। इसके साथ जो है इंडिया की परसेप्शन बहुत स्ट्रांग रही है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें जियोपॉलिटिक्स में, तो हम कैसे देखे जाते हैं, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ ओवरनाइट कू नहीं होता है, सत्ताएं नहीं बदलती, कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ स्मूथ ट्रांजिशन, हैंडिंग ओवर ऑफ पावर है, इलेक्शन है, फेयर है। तो एक ऐसा हमारा एक इंटीग्रेटेड इमेज है वर्ल्ड में कि कोई भी नेचुरली हमारी तरफ इंक्लाइन रहेगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट के लिए फेयर है, सब कुछ है। तो आप किसी भी पैमाने पे टिक कीजिए, सामाजिक पे कीजिए, इकोनॉमिक पे कीजिए, पॉलिटिकल पे कीजिए, डेमोक्रेटिक करिए, सभी तरफ से हम लोग बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड देते हैं, बहुत अच्छी हमारी परसेप्शन है। इन परसेप्शन के रहते जो बाकी कंट्रीज़ हैं, दे आर नेचुरली ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ खिंचती चलती हैं, क्योंकि उनको अगर कोई भी एरिया हो, जैसे कि फिर से कहें कि जो मॉडर्न ज़माने में या आजकल जो जियोपॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस है। वो कोल्ड वॉर की तरह नहीं है कि आप एक बड़ी पावर के अंडर उसके अम्ब्रेला में ऑपरेट कर रहे हैं और आपकी फॉरेन पॉलिसी प्राइमरीली उनको रिफ्लेक्ट कर रही है, गॉन आर दोज डेज। तो हमारा इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस है। और आज की तारीख में देखें
जहाँ यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण पूरा वेस्ट एक तरफ है और रशिया अलायंसेस एक तरफ हैं, वहाँ पे भी इंडिया के रशिया से भी उतने ही अच्छे संबंध हैं, हमारे वेस्ट से भी उतने ही अच्छे हैं और बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन ये है कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिया की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इंडिया की जो नॉन अलाइंड नेचर है, आज भी जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे ही नहीं है, वो वैल्यूज़ पे भी बेस्ड है। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि वी आर इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेस्ट बट अपने वैल्यूज़ पे भी। तो जहाँ पे देखा जाए इंडिया इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज ऑटोनॉमी अपनी पूरी एक्सरसाइज करते हुए इक्वी डिस्टेंट भी रहता है और एट द सेम टाइम सबसे अच्छे रिलेशंस भी रखता है। तो हमारे इंटरेस्ट रशिया के साथ भी उतने महत्वपूर्ण है जितने यूएस के साथ हैं, हालांकि दोनों हो सकता है दोनों दो पोल्स पे खड़े हों फिलहाल भी। तो इसमें अगर देखा जाए तो नेता बहुत अच्छा समीकरण है, मैं कहूँगी कि ग्लोबल चेस बोर्ड पे अगर कहें तो इंडिया के मूव्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत ही कैलकुलेटेड हैं, बहुत ही सिंपल है, जिनमें कोई ऐसा नहीं है जैसे चाइना का है कि डबल स्टैंडर्ड्स, या इवन वेस्ट को भी कभी कभी देखा जाता है कि मोर इंटरेस्ट पुशिंग है, दरकिनार करते हैं दूसरे ग्लोबल रूल्स वगैरह। बट इंडिया जो है प्राइमरीली सारे लेवल्स पे, बायलैटरल पे, यूरोपियन यूनियन के साथ, मल्टीलैटरल, सब जगह एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर और उभरता हुआ कंट्री है। जी बिल्कुल। तो आप तीनों ने समय निकाला, वक्त निकाला और स्टूडियो में आए और तमाम अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों ही गेस्ट बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी फ्रांस गए, क्या सिग्निफिकेंस है उनकी इस विज़िट का। ना ये सिर्फ फ्रांस और इंडिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बल्कि पूरे अगर हम ग्लोबली हम इसकी बात करें तो ये बहुत हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी और बेनिफिट करेगी। तो आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।